वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ अड्डा सारण में। चलिए फिर मैं हाजिर हो गया एक नया सेशन लेके। इसके झांसर का साइंस का प्रैक्टिस सेट 51 प्रैक्टिस सेट लेके मैं आप सभी के सामने हाजिर हो गया है। अभी तक आपने 50 प्रैक्टिस सेट नहीं देखा है तो इसके झा रेलवे साइंस के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लीजिए, ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करेंगे उसका सीधा नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा। तो चलिए, और टेलीग्राम चैनल से भी अगर आप नहीं जुड़े हैं तो लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ मैं इसका PDF दे देता हूँ, तो आप टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ जाएं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के क्लास को हम आगे बढ़ाते हैं। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है कि दी गई भौतिक राशियों में से क्या सदिश राशि नहीं है। तो क्या सदिश राशि नहीं है, यही पूछा गया है। तो जो सदिश राशि नहीं होगा वो क्या होगा, अदिश राशि होगा। तो अदिश राशि क्या होता है पहले जान लीजिए। वैसी भौतिक राशि होता है जिसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है, उसे क्या कहते हैं, अदिश राशि कहते हैं। सदिश राशि की अगर हम बात करें तो सदिश राशि वैसा भौतिक राशि होता है जिसमें परिमाण के साथ साथ क्या होता है, दिशा भी होता है, तो सदिश राशि कहलाता है। अब देखिए, वेग, संवेग, विस्थापन, ये सब क्या होता है, ये होता है सदिश राशि। क्या होता है, सदिश राशि। दूरी, चाल, कार्य, ये सब समय, ये क्या होता है, अदिश राशि होता है। ठीक है, वेग, संवेग, त्वरण, ये क्या हो जाएगा, सदिश राशि। और दूरी क्या हो जाएगा, अदिश राशि हो जाएगा। जैसे दूरी, चाल, समय, कार्य, ऊर्जा, ये सब क्या है, अदिश राशि है। तो ऑप्शन डी यानी कि दूरी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर होगा, वो होगा अदिश राशि। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शून्य परिणामी उत्पन्न करने के लिए समान परिमाण के आवश्यक सदिशों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए। तो शून्य प्राप्त करने के लिए क्या होता है, शून्य प्राप्त करने के लिए दो सदिश राशि की जरूरत होगी। कितने की जरूरत होगी, दो सदिश राशि की। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पिंड का त्वरण प्रदर्शित करता है। पिंड का त्वरण कौन प्रदर्शित करता है, dA/dt नहीं, dV/dC नहीं। देखिए, ds/dt का अगर हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं, इसका अगर डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये क्या हो जाता है, d²s/dt²। ये जो होता है यही त्वरण को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि यदि भार W और प्रयास P है तो यांत्रिक लाभ क्या होगा। यांत्रिक लाभ क्या होता है, यांत्रिक लाभ होता है भार बटा प्रयास। यांत्रिक भार यानी कि ये जो होता है क्या होता है, W/P होता है, भार बटा प्रयास होता है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा। ये उत्तोलक का क्वेश्चन है। ठीक है, ये कहाँ का क्वेश्चन है, उत्तोलक का क्वेश्चन है। तो उत्तोलक द्वारा उठाए गए भार को किससे हम ये करते हैं, जैसे W को से कहते हैं अनुपात। इसके जो अनुपात को उत्तोलक का क्या कहते हैं, यांत्रिक लाभ कहते हैं। ठीक है, तो यांत्रिक लाभ बराबर क्या होता है, W/P होता है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा इसको नीचे। चलिए, कि जब एक स्थिर बस चलना प्रारंभ करती है तो उसमें खड़े व्यक्ति पीछे की दिशा में गिर जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस परिस्थिति की व्याख्या करता है। यानी जब आदमी चलता है, बस स्थिर बस चलना प्रारंभ करती है, जैसे ही प्रारंभ करती है क्या होता है, आदमी कहाँ जाता है, खड़ा व्यक्ति कहाँ जाता है, पीछे की तरफ चल जाता है। अगर आप खड़ा होंगे, अचानक गाड़ी आगे बढ़ेगा तो कहाँ जाइएगा, पीछे की तरफ जाइएगा। तो ये किसका सिद्धांत है, तो ये न्यूटन का प्रथम गति नियम का के हिसाब से होता है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये न्यूटन का प्रथम गति नियम है, याद रखिएगा। ठीक है, तो देखिए यही होता है कि न्यूटन का प्रथम नियम क्या कहता है, ये भी हम आपको यहाँ बता देते हैं कि न्यूटन का प्रथम नियम कहता है कि अगर कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर रहना चाहेगी, या गति में है तो गति में रहना चाहेगी। कब तक, जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल
ना लगाया जाए। न्यूटन का प्रथम नियम, मान लीजिए एक वस्तु है, इस पर रखा हुआ है, ये तब तक यहाँ रहेगा जब तक यहाँ से कोई बाहरी एक्सटर्नल फोर्स जो है इस पर लगा के हटा ना लिया जाए, ठीक है। और इसके प्रथम नियम के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं, यही डायरेक्ट पूछे जाते हैं, ठीक है। जैसे इस क्वेश्चन में जो पूछा है कि जब एक स्थिर बस चलना प्रारंभ करती है तो खराब व्यक्ति कहाँ चला जाता है, पीछे की ओर चला जाता है ना, तो न्यूटन का प्रथम गति का नियम है। ऐसे ही पूछा जाता है कि रुकी हुई गाड़ी के अचानक चल पड़ने से यात्री पीछे की ओर क्या हो जाता है, झुक जाता है। जब एक दरी होता है उस पर जब क्या होता है, धूल कण उस पर जमा हो जाता है तो हम लोग डंडा से पीटते हैं तो उझड़ता नहीं है, वो भी न्यूटन का प्रथम नियम का उदाहरण है, ठीक है। पेड़ पौधों के टहनी को हिलाने से क्या होता है, जब हम लोग पेड़ पौधे हिलाते हैं, बचपन में हिलाते थे तो उस पर एक फूल या पत्ते जो नहीं होता था गिर जाता है, ये न्यूटन का प्रथम नियम का एग्जाम्पल है। एक और बहुत एग्जाम्पल है, जब हम लोग 9th-10th में थे तो शायद 9th के आसपास हम पढ़े थे कि एक गिलास के ऊपर अगर एक कार्ड रख दिया जाता है, उसके ऊपर सिक्का रख दिया जाता है तो कार्ड खींचने पे क्या होता है, सिक्का किस में गिर जाता है, गिलास के अंदर गिर जाता है। ये भी न्यूटन का प्रथम नियम का सिद्धांत है, ठीक है। और एक और चीज़ है कि कांच में पत्थर मारने से क्या हो जाता है, फूट जाता है, और गोली मारने से क्या होता है, छेद होता है। ये भी किसका उदाहरण है, तो न्यूटन का प्रथम नियम। ये सारा एग्जाम्पल जो है पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं, जाते हैं नहीं, पूछे गए हैं ये, तो इसको याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसी बल द्वारा एक कण को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक विस्थापित करने में किया गया कार्य दोनों बिंदुओं के बीच के मार्ग पर निर्भर नहीं करता है, तो इस प्रकार के बल को क्या कहा जाता है। कह रहा है कि कोई भी दो बिंदु है, मान लीजिए ये एक बिंदु है, एक ये बिंदु है, ठीक है। अगर विस्थापित करने में किया गया कार्य दोनों बिंदुओं के बीच के मार्ग पर निर्भर नहीं करता है, तो इस प्रकार के बल को क्या कहा जाएगा, संरक्षित बल, असंरक्षित बल। निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता, कुछ नहीं कहा जा सकता है। जब विस्थापन ही नहीं होगा तो क्या विस्थापन में किया गया दोनों बिंदुओं के बीच के मार्ग पर निर्भर नहीं कर, जब निर्भर नहीं करता है तो क्या निश्चित रूप से क्या कहा जाएगा, नहीं कहा जा सकता है। इस प्रकार के बल को निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता है, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 70 केजी के भार को उठाने के लिए 9800 जूल की ऊर्जा का प्रयोग किया गया, तो भार को डैश की ऊंचाई तक उठाया गया। यहाँ पे एम कितना दिया है, 70 केजी। पोटेंशियल एनर्जी जो दिया है 9800 जूल दिया है, ठीक है जी। हम स्मॉल जी क्या लेते हैं, 10 मीटर पर सेकेंड। तो पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या होता है, mgh। हमको h निकाल, पोटेंशियल एनर्जी कितना दिया है 9800, m दिया है 70, g आपका 10 हो गया, तो क्या h नहीं निकाल लेंगे, निकाल लेंगे। पहले 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, ठीक है। और ये हो जाएगा 14 सतह 98, यानी कि 14 मीटर। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन ए डी -14 है। ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, यानी कि 14 मीटर ऊंचाई तक उठाया जा सकता है। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जब किसी पिंड को विषुवत रेखा से उत्तर और दक्षिण ध्रुव पर ले जाया जाता है तो उसका भार क्या हो जाएगा। जब पिंड को विषुवत रेखा से उत्तर और दक्षिण ध्रुव पर ले जाया जाता है तो उसका भार क्या होता है, बढ़ जाता है। भार क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। आप जानते हैं कि पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान क्या होता है, शून्य होता है। और पृथ्वी के केंद्र पर किसी वस्तु का भार क्या होता है, वो शून्य होता है, लेकिन द्रव्यमान क्या होता है, नियत रहता है। चलिए, और पृथ्वी के तल से नीचे जाने पर जी का मान क्या होता है, स्मॉल जी का मान घट जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि डेयरी में प्रयोग किए जाने वाले दूध से क्रीम को अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो ये अपकेंद्रीकरण कहलाती है। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। ये भी भर भर के क्वेश्चन इस तरह का हमने किए हैं, ठीक है। अब इसको आप याद कर लीजिए कि अपकेंद्री डेयरी में दूध से क्रीम निकालने का प्रक्रिया किस तरह होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, रात के समय तारों का टिमटिमाना डैश के कारण होता है। तो रात के समय तारों का टिमटिमाना वायुमंडलीय परिवर्तन अपवर्तन के कारण होता है। किसके कारण होता है, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए, सुबह शाम के समय सूर्य का बड़ा दिखाई देना भी क्या होता है, सूर्य देखिए बड़ा दिखाई देता है शाम में, चाहे सुबह में जब उगेगा तो,
ये भी अपवर्तन के कारण ही होता है। क्या होता है? अपवर्तन के कारण होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि फैन रेगुलेटर में किस प्रतिरोधक का उपयोग होता है। तो फैन और रेगुलेटर में कार्बन, यूरेका, टंगस्टन, नाइक्रोम, तो यूरेका का प्रयोग होता है। तो ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसमें क्या होता है, 80% निकेल तथा 20% क्रोमियम धातुओं से तैयार की गई मिश्र धातुओं से बनाया गया नंगा तार नाइक्रोम तार कहलाता है। ठीक है, चलिए नाइक्रोम जो तार होता है ना, इसका जो उपयोग होता है हीटिंग एलिमेंट बनाने के लिए किया जाता है। ये बहुत ये चीज़ है। ठीक है, चलिए टंगस्टन तो आप जानते हैं कि बिजली के बल्ब के तंतुओं में टंगस्टन का उपयोग करते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निश्चित अनुपात के नियम के अनुसार रासायनिक पदार्थ में भिन्न तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान और रासायनिक गुण भिन्न होते हैं। रासायनिक पदार्थ में यौगिकों बनाने के लिए परमाणुओं छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में संयोजित होता है, या रासायनिक पदार्थ में तत्व हमेशा द्रव्यमान के निश्चित अनुपात में मौजूद होता है। तो देखिए निश्चित अनुपात के नियम के अनुसार रासायनिक पदार्थ जो होता है, पदार्थ में तत्व हमेशा द्रव्यमान के निश्चित अनुपात में मौजूद होता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे बाहरी ऑर्बिट में डैश में इलेक्ट्रॉन की संख्या एक समान होती है। तो किसके सबसे बाहरी ऑर्बिट में? देखिए आर्सेनिक और बिस्मथ के इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है? एक समान होती है। सबसे बाहरी ऑर्बिट में आर्सेनिक और बिस्मथ की इलेक्ट्रॉन क्या संख्या है? एक समान होती है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। आर्सेनिक और बिस्मथ के बाहर जो कुश में होता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? 5 होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12 और हीलियम का परमाणु द्रव्यमान 4 है। तो बताइए कि प्रत्येक तत्व के 1 मोल हेतु निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य कह रहा है 1 मोल कार्बन में 1 मोल हीलियम के 3 गुना अधिक परमाणु होंगे? नहीं। 1 मोल हीलियम में 1 मोल कार्बन के 3 गुना अधिक परमाणु होंगे? नहीं। 1 मोल कार्बन में 1 मोल हीलियम में उपस्थित परमाणुओं की संख्या 1/3 संख्या होगी? नहीं। 1 मोल कार्बन में 1 मोल हीलियम में उपस्थित परमाणुओं की संख्या के बराबर संख्या होगी। तो यही हो जाएगी। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि 1 मोल किसी भी पदार्थ की वह मात्रा होती है जिसमें अवगोद्रों की संख्या के बराबर परमाणु हो। क्या होता है? अवगोद्रों की संख्या के बराबर परमाणु हो। ठीक है, अगर हम 1 मोल की बात करें तो 1 मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 परमाणु अथवा अणु होते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आशा करता हूँ समझ गए होंगे। नेक्स्ट देखते हैं, एक परमाणु रिएक्टर में नियंत्रण रॉड कैडमियम की रॉड क्या काम करती है? तो कैडमियम की रॉड क्या काम करती है? तो कैडमियम की रॉड विखंडन प्रतिक्रिया के दौरान उत्पन्न अत्यधिक ऊष्मा को अवशोषित करती है और इस प्रकार तापमान में अधिक वृद्धि को क्या करता है? रोकता है। या चेन रिएक्शन को नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त न्यूट्रॉन को अवशोषित करता है। तो देखिए क्या होता है, चेन रिएक्शन, परमाणु रिएक्टर में नियंत्रण रॉड जो होता है, चेन रिएक्शन को नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त न्यूट्रॉन को क्या करता है? अवशोषित करता है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि डाल्टन का आंशिक दाब का नियम निम्नलिखित में से किस समीकरण पर लागू होता है? तो डाल्टन का आंशिक दाब का नियम CO+H2O समीकरण पर लागू होता है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। डाल्टन का आंशिक दाब का नियम 1801 में जॉन डॉल्टन द्वारा क्या गया था? प्रयोग किया गया था। ठीक है, और एक और चीज़ जान लीजिए कि डाल्टन के नियम अक्रियशील गैसों के लिए ही लागू होता है। अक्रियशील गैसों के लिए क्या होता है? लागू होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अम्लों के बारे में सही नहीं है? सही नहीं है की बात कर रहा है कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो स्वाद में खट्टे होते हैं। ठीक है, H2CO2 और लवणों का उत्पादन करने के लिए धातुओं और बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करते हैं। या धीमा उदासीनीकरण अर्थात एसिड प्लस बेस
क्या होता है H2+ सॉल्ट, तो ये धीमा उदासीनीकरण होते हैं, अर्थात एसिड प्लस बेस क्या हो जाता है H2+ सॉल्ट के अम्लों के बारे में सही नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, यही हमारा सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी, यानी कि यही गलत है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ग्रेफिन क्या है? ग्रेफिन कार्बन का क्या होता है, एक अपरूप होता है, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा। कार्बन का एक रूप ग्रेफाइट से बने ग्रेफिन एक अणु की मोटाई वाले समान कार्बन की एक पतली परत होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सोडियम कार्बोनेट जो कि एक क्षार है का उपयोग निम्न में से क्या है? बोरेक जैसे सोडियम यौगिकों का निर्माण करना, या जल की अस्थायी कठोरता दूर करना, या कांच, साबुन और कागज का उद्योग में करना। तो ये सोडियम कार्बोनेट के उपयोग निम्न में से क्या होता है, ये तीनों का उपयोग होता है। तो क्या हो जाएगा, ये तीनों सही हो जाएगा, यानी कि ए, बी और सी तीनों सही होगा। तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं कि मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है? तो मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग जो होता है वो यकृत होता है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन हम शायद कई बार कर चुके हैं। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। और यह क्या होता है, यकृत जो है शरीर के ताप को नियंत्रित करता है। ठीक है, यकृत ग्लूकोज की अधिक मात्रा को क्या करता है, ग्लाइकोजन में परिवर्तित करता है। बहुत अच्छा फंक्शन है उसका यकृत का। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, इनमें से कौन सा रक्त समूह यूनिवर्सल दाता माना जाता है? तो यूनिवर्सल दाता क्या है, जो ओ ग्रुप होता है वही यूनिवर्सल क्या नाम है, डोनर होता है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो जो रक्त समूह होता है ना उसमें एंटीजन नहीं पाया जाता है। ठीक है, एंटीजन उसमें नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं कि नी कैप को क्या कहा जाता है? नी कैप को क्या कहा जाता है, टांग के अगले भाग की हड्डी, या पटेला, या मेलस, या कंधे की हड्डी। तो नी कैप पटेला होता है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। पटेला क्या होता है, पैर के घुटना के हड्डी को हम लोग क्या कहते हैं, पटेला कहते हैं। इस जोर में पैर की एक ही तरफ मुड़ता है। ठीक है, एक तरफ मुड़ेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि डैश उस उम्र का नाम जिसके दौरान मानव पुरुषों और महिलाओं के प्रजनन अंग जो कार्यात्मक हो जाते हैं, गोनाड्स युग्मकों और सेक्स हार्मोन का उत्पादन शुरू कर देते हैं, मानव यौन के प्रति परिपक्व हो जाते हैं। यौन प्रजनन, युग्मक, अनिभस या किशोरावस्था, यानी कि किशोरा जो अवस्था होता है, इस उम्र का नाम जिसके दौरान मानव पुरुष और महिलाओं के प्रजनन अंग क्या हो जाते हैं, कार्यात्मक हो जाते हैं, और बाकी गुनाड्स, युग्म और सेक्स हार्मोन का उत्पादन शुरू कर देते हैं। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मनुष्य में पुरुषों और यौन गुणसूत्रों डैश समूह में होता है। तो ये क्या होता है, एक्स और वाई में होता है। मनुष्य में पुरुष और महिलाओं का जो गुणसूत्र होते हैं, पुरुषों के पूछ रहा है, तो एक्स वाई पुरुष में गुणसूत्र होते हैं। क्या होते हैं, एक्स वाई पुरुष में होते हैं। और स्त्री की बात करता तो स्त्री में एक्स एक्स होते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन और ये अंतिम क्वेश्चन है कि मॉन्ट्रियल सम्मेलन 1987 में कौन सा बड़ा फैसला लिया गया था? विकसित देश 2000 तक पूरी तरह से सीएफसी उत्पादन पर प्रतिबंध लगाएंगे। विकसित देश 2010 तक पूरी तरह से सीएफसी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सीएफसी का मतलब होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन पे उत्पादन पर प्रतिबंध लगाएंगे। तो देखिए 1987 में ये किया गया था कि मॉन्ट्रियल सम्मेलन में विकसित देश 2000 तक, यानी 2000 तक सीएफसी उत्पादन पर क्या लगाएंगे, प्रतिबंध लगाएंगे। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर होता रहूँगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।